धड़कन ही दिल की जिंदा दिली है। तुम दिल पर रखकर अपने हाथ कर लो वादा ये दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। तुम दिल पर रखकर अपने हाथ कर लो वादा दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। दिल के साथ दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। तुम दिल पे रख कर अपने हाथ कर लो वादा ये दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। नमस्ते, आईपीसी हेल्थ केयर शो में मैं डॉक्टर प्रतीक्षा आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपने मुल्ला नसीरुद्दीन एक जो सूफी कैरेक्टर है उसके बारे में तो सुना होगा। आज उनकी एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर में बैठ के जोर जोर से रो रहे थे, तो उनके दोस्त आए और उन्होंने पूछा कि मुल्ला ऐसी क्या बात हो गई, क्यों इतने दुखी हो, क्यों रो रहे हो। उन्होंने बोला मेरे अंकल की डेथ हो गई। तो दोस्तों ने बोला कि अंकल की डेथ हो गई तो मतलब क्या उम्र थी उनकी। तो उन्होंने बोला नहीं 80 इयर्स के थे और मेरे लिए 1 करोड़ भी छोड़ के गए। तो दोस्तों ने बोला अरे अभी बूढ़ा आदमी था, जायदाद भी छोड़ गया है, तो इतना दुखी होने की बात क्यों है। ऐसे बोलते ही वो और जोर से रोने लगा। ऐसा जोर जोर से बोला कि 2 साल पहले मेरे एक और अंकल थे 75 साल के, उनकी भी डेथ हो गई। तो बोले अभी वो भी कुछ छोड़ के गए क्या मालपानी। बोला हाँ वो भी 2 करोड़ छोड़ के गए थे। ये सुन के और बोल के और वो जोर जोर से रोने लगा। फिर दोस्तों ने बोला अभी और क्यों रो रहा है, अभी इतना मतलब पैसा छोड़ के जा रहे अंकल। तो बोले और कोई अंकल थे क्या। बोले हाँ और एक अंकल थे, उनकी भी कुछ ऐसे ही 70 साल की एज थी और वो भी 2 करोड़ छोड़ के गए। और फिर और जोर से रोने लगा। तो फिर दोस्तों को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुल्ला रो क्यों रहा है। उन्होंने बोला मुल्ला आज तुम्हारे 3 अंकल 1 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ छोड़ के गए हैं, तो तुम रो किस बात के लिए रहे हो, वो तो हमें बताओ। तो मुल्ला ने कहा अभी कोई भी अंकल मरने के लिए बचा नहीं है। तो दोस्तों सुनकर हंसी आई ना। आज हमारी भी हालत इसी प्रकार है। हमारे पास अच्छा घर होगा, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी होगी, गाड़ी होगी, बंगला होगा, या बच्चे भी सेटल हो गए। कई बार हमारे पास सब कुछ होता है, बट फिर भी हम जो नहीं होता है उसके बारे में सोच के कल्पना करके दुखी होते रहते हैं। आइए चलते हैं आज के इस एपिसोड में, यानी कि जो एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता करना, दुख दर्द और उसका हार्ट डिजीज के साथ क्या रिश्ता है, उसकी ओर चलते हैं और जानकारी लेते हैं कि कैसे हम ये सबसे दूर रह सके और हार्ट डिजीज को भी प्रिवेंट कर सके। जी हाँ, आज का हमारा जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड हार्ट डिजीज। आप सोचते होंगे कि जनरली हार्ट के डॉक्टर्स है वो ज्यादातर ऑपरेशन या दवाइयों की ही बात करते हैं, तो आज का ये विषय क्यों। मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत, जैसे मैंने शुरुआत में भी मुल्ला नसीरुद्दीन की आपको स्टोरी सुनाई,
हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे जो पेशेंट्स के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 60 to 70% पेशेंट्स में कोई ना कोई तनाव या एंजाइटी, चिंता का विषय, डिप्रेशन होता है, या वो काफी लोनली फील करते हैं सब कुछ होते हुए भी। तो हमने सोचा कि आज दर्शकों को इसके बारे में भी एजुकेट करना चाहिए कि अगर आपके जीवन में भी ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं या घटनाएं हो रही है, आप अपने आप को हार्ट डिजीज से कैसे प्रिवेंट कर सके। जैसे आप जानते हैं आईपीसी का जो मेन मिशन है हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करना, हार्ट अटैक से लोगों को बचाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको भी ब्लॉकेजेस है 80-90% या 100%, जिनको भी ऑपरेशन बताया गया है जैसे कि बाईपास या एंजियोप्लास्टी, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं। कई दर्शक ऑलरेडी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमें बहुत ईमेल्स और खत भी मिल रहे हैं, एसएमएस मिल रहे हैं, तो आप अच्छा है हमें लिखते हैं, हमारा हौसला और बढ़ता है। तो चलिए आज एंजाइटी के बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं। तो हम आज देखेंगे कि एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से अपने शरीर पे क्या असर पड़ सकता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि कई लोगों को जो स्ट्रेस है, ओवरवर्क है, फटीग है, उसकी वजह से सोने में डिफिकल्टीज हो जाती है। कई बार जैसे कि फाइब्रोमाइल्जिया, मतलब बहुत सारे मसल्स में बॉडी एक होना, बैक एक होना, तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। जनरली इनएक्टिविटी से ओवरवेट या ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं। और मेडिकल इलनेसेस, क्योंकि रिसर्च ने बताया है कि ऑलमोस्ट 80% जो बीमारियां है वो है साइकोसोमैटिक, मतलब माइंड बॉडी रिलेटेड। तो ये सब जैसे आप देख रहे हैं, और वैसे ही आप अगर ये ग्राफ देखेंगे परसेंटेज विद सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, तो रेड कलर मेन का है और ग्रीन कलर औरतों का है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि औरतों के ग्राफ ज्यादा लंबे हैं। ये ग्राफ से क्लियर होता है कि औरतों में डिप्रेशन और एंजाइटी की मात्रा ज्यादा है। और एक्चुअली वो हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि काफी बार औरतें बताती नहीं है, अपने आप अंदर उसको दबा के रखती है। एंड मेनी टाइम्स वी सी विमेन क्या आके कंप्लेन करते हैं कि पूरे बदन में दर्द होता है, ये होता है, लेकिन उसका अंडरलाइंग फैक्टर होता है डिप्रेशन। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में और जानकारी देते हैं। ये एक बहुत स्पेशल टॉपिक है और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, डॉक्टर मिलिंद जोशी। डॉक्टर मिलिंद जोशी हमारे यहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट के कंसल्टेंट है। तो चलिए उनसे ही जाके मिलते हैं और चर्चा करते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में। नमस्ते। आईपीसी हेल्थ केयर शो के इस एंजाइटी और डिप्रेशन विद हार्ट डिजीज के एपिसोड में मेरे साथ है डॉक्टर मिलिंद जोशी। नमस्कार। जो बहुत ही फेमस साइकेट्रिस्ट है। उन्होंने अपनी मेडिकल स्टडीज साइन हॉस्पिटल से की हुई है और लास्ट 15 इयर्स से वो पेशेंट्स को स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि मानसिक तनाव कैसे उससे बच सकते हैं उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडेंस दिया हुआ है। डॉक्टर मिलिंद जोशी आईपीसी में स्ट्रेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। आईपीसी में जो भी मरीज आते हैं हार्ट की ट्रीटमेंट्स के लिए, उनको डॉक्टर मिलिंद जोशी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए गाइड करते हैं। तो चलिए दर्शकों आज उनके साथ बातचीत करते हैं और देखते हैं कि एंजाइटी डिप्रेशन क्या है, किसे कहा जा सकता है, उसके हार्ट की बीमारी के साथ क्या संबंध है, और बहुत सारे आपके जो मन में प्रश्न है वो मुझे ऑलरेडी पता है, आपने भेजे हुए ईमेल से और खत से। तो चलिए हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो डॉक्टर मिलिंद जोशी, जैसे अपना जो आज का विषय है एंजाइटी एंड डिप्रेशन अलोंग विद हार्ट डिजीज, तो आई थिंक जैसे आपने सही बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अपने को एंजाइटी यानी कि चिंता, क्योंकि कोई लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि बाबा मुझे चिंता है या डिप्रेशन है, तो कैसे उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं कि चिंता के लक्षण क्या है? अभी चिंता के लक्षण असंख्य होते हैं, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं होते कि वो चिंता के बीमारी से जाते होते हैं। पहला एक गंभीर लक्षण यानी रात को नींद नहीं लगना। आदमी सोने को जाता है लेकिन घंटों घंटे दिन में जो क्या हुआ उसके विचार करते रहता है, जिसकी वजह से वो सुकून नहीं पाता और रात से सो नहीं पाते। दूसरी चीज, उसको कोई भी चिंता वाला या टेंशन वाला कोई घटना हो गया तो उसको छाती में धड़धड़ होना, यानी अभी हार्ट चालू है लेकिन हम लोग को अवेयर नहीं रहते, लेकिन टेंशन की वजह से उसको वो महसूस होता है। बाद में कभी भी टेंशन आ जाता है या किसी चीज का डर लगता है
किसी भी नई चीज को अगर फेस करना हो तो हाथ कपवाना, मुंह सूखा गिरना, फोरहेड को पसीना छूटना, पाम्स गीले हो जाना और फ्रीक्वेंसी रिकरेंट यूरिनेशन को जाना, ये तकलीफ चालू हो जाता है और इसके वजह से उसका कंसंट्रेशन भी बहुत कम हो जाता है। और ऐसे लोगों को टेंशन हेडेक्स यानी चिंता के वजह से सब स्काल्प के यानी दिमाग के स्नायु आकुंचन होने की वजह से नसें फंस जाती है और उनको टेंशन हेडेक हो जाते हैं और वो दुर्दैववश उसको माइग्रेन समझ के बैठते हैं। अच्छा अच्छा। अगर सही मार्गदर्शन नहीं हुआ तो फिर गोलियों की शिकार हो जाते। जो चिंता के लक्षण तो आपने बता दिए, तो अभी जो डिप्रेशन जो है यानी कि उदासीनता, तो वो पेशेंट शिकार है कि नहीं, वो कैसे जान सकते हैं, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, जरा वो भी प्लीज उनको बता दीजिए। देखो, कोई भी आदमी को अपने मन के जैसी चीज नहीं हुई, जैसे हमने पहले भी कहा था कि जब मेरे मन के जैसी चीज होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जरा भी मेरे मन के खिलाफ हुआ, मेरा प्री प्लान था वैसा नहीं हुआ, तो हमारा मन उदास हो जाता है। वो नॉर्मल मन का लक्षण है। मतलब मन के विरुद्ध कुछ होता है तो, मन के विरुद्ध या मन के खिलाफ कुछ हो गया तो, लेकिन थोड़ा जैसा अवसर जाता है तो उसका मन वापस नॉर्मल हो जाता है, वो आनंद उपभोगता है। फिर वो बात हम लोग छोड़ देते हैं और दूसरी बातों में हमारा ध्यान डाइवर्ट कर लेते हैं। लेकिन उदासीनता का लक्षण, उदासीनता सबसे डेंजरस बीमारी क्यों है? क्योंकि उदासीनता से ढेर सारे इलनेसेस, साइकोसोमैटिक इलनेसेस जैसे हार्ट अटैक से, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर से, फीमेल्स में मासिक पाली की अनियमितता है, जॉइंट पेन से, ऑस्टियोआर्थराइटिस से, ऐसे बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है। लेकिन उदासीनता की बीमारी में क्या होता है, आदमी के पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं, बहुत सारा पैसा है, नाम है, शोहरत है, लेकिन वो उसका उपभोग नहीं ले सकता है। दिन भर में उसका मन खिन्न रहता है, किससे हंस नहीं सकता, दिल की बात बोल नहीं सकता है, अपने आप में ही खोया हुआ रहता है। और उसको ऐसे बहुत सारे लक्षण हो जाते हैं कि उसको लगता है जिंदगी में जीने में कुछ अभी अर्थ नहीं है। मतलब जिसको बोलते हैं होपलेसनेस, जिंदगी अभी जीने लायक रही नहीं, वर्थलेसनेस। लेकिन उदासीनता के पेशेंट को उसके रिश्तेदार भी कभी सीरियसली नहीं लेते। उसको देखता है कि कितना अच्छा है, खाता पीता है, हमसे तो दुगना खाता है, रात को खर्राटे मार के सोता है, और इसको क्या हो गया, इसको टाइम पास करना है, घर में कुछ काम नहीं करना है, इसके लिए उदासीनता का नाटक करता है। अच्छा। वो कॉमन सिम्टम उनका चालू हो जाता है कि बदन में दर्द होना, दिन भर सुस्ती सुस्ती सा लगना, 4-5 दिन छुट्टी लिया, 1 महीना छुट्टी लिया, लेकिन काम को जाने के वक्त और थोड़ा छुट्टी लेता तो अच्छा लगता। किसमें चैतन्य नहीं लगना, मतलब किसी से दिल की बात नहीं कह सकते, किसी से हंसी मजाक नहीं कर सकते, सही वक्त पे गुस्सा भी नहीं हो सकते। अच्छा। मानो आदमी अपने आप में खोया जाता है, सब होने के बावजूद ही आदमी अकेलापन महसूस करता है। कोई बड़े लोग ऐसे आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जिसको बोलते हैं लोनली एट द टॉप। हालांकि दुनिया की सब मटेरियलिस्टिक गेन खुशी हासिल की, लेकिन खुद के मन में जागते तो उनको प्रोफाउंड नथिंगनेस। अक्सर हम पिक्चर में भी ये सब देखते हैं डिप्रेशन के बारे में। हाँ, लेकिन पिक्चरों में वो इनकैश होता है, लेकिन खुद के जिंदगी में अगर बन के आया तो जिंदगी जीने के लिए नरक बन जाती है। सही बात है। क्योंकि अगर आपको बुखार आता है तो सब जन आपको प्यार से सराहते हैं, लेकिन डिप्रेशन है तो लोगों को लगता है रोज का वही रोना दे के बैठा है, इसको कुछ हुआ नहीं है, ये हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है। डॉक्टर, काफी साइंटिस्ट ने रिसर्च की है कि एक पर्टिकुलर टाइप की पर्सनालिटी होती है विच इज मोर प्रोन टू हार्ट डिजीजेस। तो थोड़ा बहुत दर्शकों को उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कौन सी पर्सनालिटीज में हार्ट डिजीजेस या हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा है। आदमी की व्यक्तिमत्व ये माता पिता जैसे बचपन से संस्कार करते हैं और वो माता पिता को बिहेव करते वक्त बचपन से देखता है, उसी तरह से उसका व्यक्तिमत्व बनते जाता है। अभी कॉम्युनिस्ट पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं टाइप ए पर्सनालिटी या एग्जीक्यूटिव पर्सनालिटी, कि जिनका खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी कुछ भी जंक फूड खा लेते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा उनको कुछ ना कुछ टारगेट अचीव करने की जल्दबाजी रहती है। ये ऐसे लोग एक्सीडेंट प्रोन रहते हैं, जिसको बोलते हैं 3 सिम्टम, हरी, वरी एंड करी। हमेशा जल्दी में कुछ भी अचीव किया तो भी उसका आनंद नहीं लेने का, हमेशा चिंता, दूसरा गोल को ये करूं, और करी यानी मतलब जो भी मिला वो खा ले। ओके। तो उसके वजह से क्या हो जाता है कि ऐसे लोग ऐसा एक्सीडेंट प्रोन तो होते ही है, लेकिन कुछ भी जंक फूड मिला, कुछ भी खा लिया तो वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है वैसा इनके शरीर में जमता है और वो जाके बैठता है कॉर्नरी आर्टरीज में। यूजुअली जब चिंता के लक्षण चालू हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस, तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म चालू हो जाता है।
उसमें सिंपैथेटिक ओवरटर्न हो जाता है, यानी सिंपैथेटिक नाम की सिस्टम ज्यादा काम करती है और बाद में बॉडी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जो लोग हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी से, मन में परेशानी लेके घूमते हैं, उनका ये स्ट्रेस डिफेंस मैकेनिज्म निकल जाता है और कैटेकोलेमिन नाम के द्रव्य और कॉर्टिसोल नाम के द्रव्य बढ़ जाते हैं जो बॉडी को हानिकारक हो जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि जब भी चिंता आती है तो उनकी कॉर्नरी आर्टरीज स्पाज्म, आकुंचन हो जाता है। और जिन्होंने ऐसा पहले ही कोलेस्ट्रॉल थोड़ा जम गया है, उसमें अगर आकुंचन हो गया तो एंडोथेलियल रिलैक्सिंग फैक्टर भी सिक्रेट नहीं होता है और वह और आकुंचन में जाती है। फिर ऐसे लोगों को एंजाइनल पेन यानी छाती भर आना, चेस्ट पेन होना और डिस्कम्फर्ट जिसको बोलते हैं वो महसूस हो जाती है। और जो लोग चिंता में रहते हैं उनमें जैसा कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली बुरा होता ही नहीं, 3/4 यानी 3/4 ऑफ द कोलेस्ट्रॉल लीवर से ही पैदा करता है और उसमें जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की वजह से हम लोग जीते हैं। लेकिन जो लोग चिंता में होते हैं उनका बुरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा पैदा हो जाता है और वापिस वो जाके कॉर्नरीज में जाके बैठते हैं। इसके लिए ऐसा कहते कि चिता एक बार जलाती है, चिंता जिंदगी भर जलाती है। Wow, that's wonderful. तो इसके लिए आदमी अगर 2 चॉइस दे तो चिता ही बेहतरीन चॉइस है। चीता? हाँ, क्योंकि एक ही बार आदमी छूटता है। चिंता में लोग समझते हैं दूसरे को और बेचारा दर दर मारे डॉक्टर के बिल भरते ही घूमता है। कई बार हम देखते हैं कि क्राउड में मेरे पास अक्सर हार्ट पेशेंट जैसे कंप्लेन करते हैं कि ट्रेन से आना है, क्राउडेड है, तो उन्हें बहुत घबराहट सी होती है, चोकिंग सा सेंसेशन महसूस होता है। तो क्या ये मतलब एक सिम्टम है मनोवैज्ञानिक बीमारी का? आप ऐसे पेशेंट्स को क्या मार्गदर्शन देते हैं? ये एक डायग्नोसिस है जिसको बोलते हैं पैनिक डिसऑर्डर विद एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का लैटिन मीनिंग से फियर ऑफ क्राउडेड प्लेसेस और मार्केट प्लेसेस। तो ऐसे लोगों को घर के बाहर अगर कोई साथ में नहीं हो तो निकलने का डर लगता है, क्योंकि उनको लगता है अगर वो क्राउडेड प्लेसेस में गए, जैसे क्राउडेड सिनेमा हॉल्स, मार्केट प्लेस, फिश मार्केट्स एक्सेट्रा, या क्राउडेड ट्रेन्स, तो शायद उनको हार्ट अटैक आ जाएगा और उधर वो उससे बाहर निकल नहीं सकेंगे और उधर ही मर जाएंगे। वो पैनिक अटैक में क्या होता है, उनको सडनली, जैसे मैंने आपको चिंता के लक्षण बताए, वैसा छाती में धड़ होना, गले में कुछ अटक रहा है ऐसा लगना, चोकिंग जैसा होता है, और बाद में पसीना छूटना और ऐसा लगना और चक्कर आके गिर जाते हैं। तो उनको उसका शर्म भी लगता है, लोग हंसते भी है, ह्यूमिलिएशन भी होता है और उनको मालूम होता है कि ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। तो अटैक उनके बिना बताए चालू हो जाता है, एकदम हाईएस्ट पीक पे जाता है और फिर 10 मिनट में अपने आप ठीक हो जाता है। तो उसको बोलते हैं पैनिक डिसऑर्डर विद एगोराफोबिया। मेरे पास ऐसा एक केस आया था, मॉरिशस से एक पेशेंट आया था। तो जैसे प्लेन के डोर्स बंद होते थे तो उसको बंद चीजों का डर लगता था। तो उसको छाती में धड़ आना और पैनिक अटैक्स आते थे। तो प्लेन के एक एंड से दूसरे एंड तक भागता था। तो लोगों को लगता था टेररिस्ट है, इसके लिए हर वक्त तो देखो बीमारी किधर, लेकिन बेचारे को हर वक्त डिपोर्ट किया जाता था कि ये प्लेन चालू होने के वक्त भागता है, सबको डिस्टर्ब करता है। तो उसको हिप्नोसिस के माध्यम के द्वारा और उसको जो दवाई लगती है उसके द्वारा और उसके अंडरलाइंग माइंड का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करके उसको ठीक करने की कोशिश की गई। मतलब ऐसे केसेस के भी कितने अच्छे सॉल्यूशंस हैं आपके? बहुत सारे, क्योंकि लोगों को सब जो दिखता है जिसको बोलते हैं टिप ऑफ एन आइसबर्ग, वो डर लगना, छाती में दर्द होना, यानी अंतर मन में जो कलह है जो ठीक तरीके से व्यक्त न होने के कारण आदमी ऐसा पैनिक डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। जैसे आप आईपीसी में स्ट्रेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट है और कई पेशेंट्स को आप मदद करते हैं। हमारे पास जो भी पेशेंट्स ईसीपी या एसीटी के लिए आते हैं तो हम उन्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट के कंसल्टेशन के लिए भी भेजते हैं। तो चलिए आज डॉक्टर हम सभी को बता देते हैं कि कैसे हम इन पेशेंट्स को गाइड करते हैं, कैसे हिस्ट्री ली जाती है, कैसे आप उनका काउंसलिंग करते हैं और कैसे आप रूट कॉज तक जाते हैं जिसमें हम उनको अच्छी तरह से हार्ट की डिजीज में रिजल्ट्स देते हैं। उनको पहला उनका डिटेल हिस्ट्री लिया जाता है। हिस्ट्री लेने के बाद उनको परेशानी की घटना जिसकी वजह से वो टेंशन बेयर करते हैं उसका एहसास दिलाया जाता है कि कौन सी गलत चीज सोचने की वजह से उनको टेंशन पैदा हो रहा है, यानी जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। बहुत टाइम वो सफर होते हैं लेकिन उनको मालूम ही नहीं होता कि किस वजह से सफर हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपके इधर सेंटर पे एक पेशेंट आया था, 69 ईयर ओल्ड जेंटलमैन थे। तो उन्होंने 4 वर्ष पहले VRS लिया था, लेकिन उनके मन में लग रहा था कि और ज्यादा काम करता प्राइवेट फर्म में तो ज्यादा पैसा मिलता, तो मेरा डिसीजन ही गलत हो गया और उसके मारे उनको चिंता की बीमारी हो गई थी। तो उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पूछा कि मेरा निर्णय सही था या गलत। और जैसा हमने उनका एनालिसिस करके उनको समझाया कि आपका निर्णय एकदम सही था, तो उसी वक्त उनको चिंता मुक्त हो गए। वो उन्होंने मुझे कह दिया कि 4 बरस में ये बोझ उठाया फिर घूम रहा था, मुझे मालूम नहीं था किस डॉक्टर से बात करूं।
आज बता के आपने मेरी सब चिंता दूर की। तो ये ट्रीटमेंट के माध्यम से क्या होता है, जब आदमी की चिंता चली जाती है तो उसका ब्लड प्रेशर भी कम होता है, डायबिटीज की गोलियां भी कम होती है, तो उतने पेशेंट भी खुश रहते हैं और उनको समझता है कि चिंता के लक्षण कैसे ढूंढने के वो भी हम सिखाते हैं। कभी कभी पेशेंट आते हैं, आदमी मियाँ बीवी साथ में एक घर में रहे इसका मतलब प्यार करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा एक केस आया था कि लोग पार्टीज में साथ में जाते हैं लेकिन जैसा बंद दरवाजे हो जाते तमाशा चालू हो जाता है, और ऐसे पेशेंट भी हार्ट के बहुत विकारी होते हैं। और तीसरे डिप्लोमेटिक पेशेंट्स, सबसे खतरनाक साइकियाट्रिक के पेशेंट। डिप्लोमेटिक लोग दिल की बात कभी साफ बोलते ही नहीं, सही जवाब कभी देते ही नहीं। तो भगवान को प्रार्थना करने का कोई डिप्लोमेट मेरे नसीब में ना आए, क्योंकि वो हमेशा ज्यादा टेंशन बेयर करते हैं, उनके मुंह पे एक और जबान पे एक और दिल में तीसरी बात। तो हम उनको सिखाते कि आदमी जैसा कैसे बात करो, अपने भावनाओं को सही तरीके से सही वक्त पे किसी को बिना ठेस पहुंचाए लेकिन सच बोल के कैसा व्यक्त करना है, ऐसे हम लोग डिप्लोमेट्स को सिखाते हैं। क्योंकि ये लोग ज्यादा करके साइकोसोमेटिक इलनेस के विक्टिम्स होते हैं और उनको उसकी आदत लग जाती है। तो ऐसे ठीक तरीके से पेशेंट आते हैं और हर को दवाई की गरज नहीं लगती। उनको हम लोग जैकोब्सन रिलैक्सेशन थेरेपी देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक टोन बढ़ता है और जो सुकून जो हम हमारे बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं वो उनके मन में हम लोग उनको उनकी खोज करा देते हैं। तो जैसे ही बाहर आते तो उनको लगता है कि जिस शांति के खोज में मैं था वो मेरे अंदर थी, जैसा कस्तूरी मृग जैसे उनकी स्टेट होती है। एक बार एहसास होते तो फिर वो सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, दुआ भी इधर देखे जाते हैं। डॉक्टर जोशी, जैसे मैं कार्डियक पेशेंट्स के प्रिस्क्रिप्शंस देखती हूँ जो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो कई बार ऑलरेडी उनके प्रिस्क्रिप्शंस में काफी सारी ड्रग्स जो साइकेट्री रिलेटेड है, एंटी डिप्रेसेंट्स है, लिखी जाती है। एंड शायद उसकी कितनी जरूरत है कि नहीं, कि ओवरडोजेज या उसके साइड इफेक्ट्स, ये भी हम काफी ऑब्जर्व करते हैं। तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है कि जो कार्डियोलॉजी की जो केसेस है उसको स्पेशलाइज्ड साइकेट्रिक कितना हेल्प कर सकते हैं? अभी मैं साइकेट्री फील्ड में काम करता हूँ, मेरे को कार्डियोलॉजी थोड़ी मालूम है, लेकिन मैं किस हद तक सही आदमी हूँ कार्डियोलॉजी का ड्रग लिखने का, क्योंकि साइकेट्री को हमारे एमबीबीएस तक साइकेट्री सिखाई नहीं जाती दुर्दैववश। इसीलिए लोग जो एमआर से पोपट पंची से पढ़ते हैं उनको लगता है छोटी गोलियां लिख दिया तो क्या है, लेकिन जब वो साइड इफेक्ट में अटकते तो आते हैं। जैसा कि कोई कार्डियोलॉजिस्ट एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन लिखते हैं, हालांकि कार्डियक पेशेंट को कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उनको डिप्रेशन करके लिख देते हैं। फिर पेशेंट का कभी कभी उसके साइड इफेक्ट से पेशेंट की मौत हो सकती है। तो ये बहुत ही जानलेवा चीज है। साइकेट्रिक ड्रग से खिलवाड़ करने से साइकेट्रिक के बारे में गलत फैमिली होती है और इसीलिए पेशेंट साइकेट्रिस्ट के पास जाने से बाद डरते हैं। तो जो चीज जिस आदमी ने पढ़ा है उसी से लेना सबके लिए बेहतर है। इसके लिए हम लोग ने आईपीसी में एज ए स्ट्रेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट यू आर देयर, सो दैट यू नो we give a rationalized drug prescriptions which is safe. It does not interact with the cardiac drugs and with no side effects or minimal side effects. 15 बरस से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आईपीसी ज्वाइन करने के बाद मुझे पहले बार ही ऐसा सेंटर मिला कि जहाँ स्पिरिचुअलिटी बोली नहीं जाती, इम्प्लीमेंट की जाती है। नहीं तो स्पिरिचुअलिटी बोलना आसान है लेकिन निभाने के वक्त बहुत मुश्किल बात होती है। सभी बोलते करते कोई नहीं। इधर मैंने जैसा देखा कि आप कार्डियोलॉजी में काम करते हैं, साइकेट्रिस्ट को सम्मान देते हैं, योगा टीचर भी इधर खुश है, तो इधर आने वाले पेशेंट को सभी जगह से मुनाफा ही है, मुनाफा है। और ऐसा मैं भगवान के दया से मैंने भी पेरिस में काम किया है, लेकिन मैंने दुनिया के ऐसे कोई भी कॉर्नर में नहीं देखा कि जहाँ साइकियाट्रिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट के साथ काम कर रहा है और बाकी के लोग भी एक दूसरे को बिना कम समझे साथ में टीम वर्क कर रहे हैं। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इधर मेरे सेवा का लाभ लिया। तो डॉक्टर मिलिंद जोशी, आज आप यहाँ आए और दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। दर्शकों, तो आज एंजाइटी और डिप्रेशन के इस एपिसोड में आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, उसका जरूर उपयोग कीजिएगा। एंड आपको कोई भी अगर जानकारी की जरूरत है तो हमारी वेबसाइट है www.ipc-india.com, उस पर जरूर जाइएगा। उसमें फ्री मेडिकल ओपिनियन भी है, या तो आप आईपीसी को भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे डॉक्टर मिलिंद जोशी ने आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी और जैसे आपने अभी अभी देखा कि डिस्ट्रेस पर्सनालिटी और ये सब से कैसे हार्ट डिजीज का संबंध है, तो आज मैं थोड़ा बहुत आपको हार्ट डिजीज के बारे में समझा दूं। हार्ट में जो 3 मेन कोरोनरी आर्टरीज होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट के साइड पे 2,
तो ये आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होने की वजह से लोगों को चेस्ट पेन यानी कि एंजाइना या हार्ट अटैक आता है। ज्यादातर लोगों में जिनमें एंजाइटी या डिप्रेशन है उनमें कई बार, जैसे डॉक्टर जोशी ने भी बताया, कि कोरोनरी स्पाज्म होता है यानी कि आकुंचन होना। कई बार स्पेशली जैसे मैंने पहले भी बताया था कि औरतों में डिप्रेशन का रेट ज्यादा है। हम देखते हैं आजकल औरतों में एंजियोग्राफी नॉर्मल होती है बट फिर भी उन्हें चेस्ट पेन होता है, क्योंकि जब भी हमें एंजाइटी या डिप्रेशन होता है तो हमारी नस आकुंचित हो जाती है। एंड अगर वो बहुत ही सीरियस लेवल पे है तो ब्लड क्लॉट होके हार्ट अटैक भी आ सकता है। और ये सब से हम बच सकते हैं। इलाज बहुत ही आसान है। अपने एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स को पहचानना और उसकी सही ट्रीटमेंट करना। अगर हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, तो उसके लिए भी हम आईपीसी में जो ट्रीटमेंट्स देते हैं वो बेसिकली नॉन सर्जिकल है और नॉन इन्वेजिव है। सिंपल थिंग्स लाइक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, ओवरवेट, उसके भी प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स हम करते हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर जो भी एंजाइटी और डिप्रेशन रिलेटेड है, कई बार हम उसके बारे में पिल्स लेते ही रहते हैं लेकिन रूट कॉज तक जाते नहीं है। सो वी हैव अ रिवर्सिंग ब्लड प्रेशर प्रोग्राम, जहां आप देखेंगे कि हम 24 आवर्स ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर लेते हैं। इसमें मैंने कई बार बहुत अजीब अजीब चीजें देखी है कि कोई लोगों का काम पे प्रेशर ज्यादा होता है, कोई लोगों का काम पे ब्लड प्रेशर बहुत ही कम होता है, घर में आके जब भी अपने बीवी बच्चों के साथ होते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। कोई लोगों का मैंने देखा है कि काम पे और घर में भी प्रेशर नॉर्मल होता है लेकिन रात को नींद में प्रेशर बढ़ जाता है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो फिजियोलॉजिकली नींद में प्रेशर कम होना चाहिए, लेकिन नींद में वो इतने सारे सपने देख लेते हैं डरावने और इतना सारा गलत सोच लेते हैं कि प्रेशर बढ़ जाता है। आपको सुन के ताज्जुब होगा लेकिन ऐसा होता भी है। तो हम लोग ब्लड प्रेशर की भी ट्रीटमेंट में रूट कॉज में जाके हम दवाइयां कम करते हैं। फिर हम ईसीजी, स्ट्रेस टेस्ट, इको सब चेकअप्स करते हैं। और मेनली जिनको भी हार्ट की बीमारी है या ब्लॉकेजेस है तो उन्हें नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जैसे कि आर्टेरियल क्लियरेंस थेरेपी और ईईसीपी, ये दोनों ही ट्रीटमेंट बहुत ही कामयाब है। विद इन 1 मंथ वी गेट ओवर 90% सक्सेस रेट इन आवर पेशेंट्स। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। आपने एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट डिजीज के बारे में जानकारी ली। प्लीज अपना चेकलिस्ट आपने रेडी कर लिया होगा। आप अपने सिम्टम्स को दूर भगाएंगे, ऐसी ही हमारी उम्मीद है। और अभी चल के देखते हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन में डाइट्स, क्योंकि डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने पे असर होता है। जैसे एक गुजराती में कहावत है, अन्न तेवु मन। सो जैसे आपका फूड होगा वैसे माइंड होगा। तो अगर आपका फूड में सत्व होगा तो मन में भी सत्व होगा। तो चलिए देखते हैं हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, एक्सरसाइज से एंजाइटी और डिप्रेशन को कैसे दूर भगा सकते हैं, और हमारे होलिस्टिक सेक्शन से भी थोड़ी टिप्स लेते हैं। नमस्ते, मैं हूँ रुचिता मेहता, आईपीसी हार्ट केयर सेंटर की चीफ डायटिशियन। अभी आपने देखा मैडम ने आपसे डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में बात की। आइए मैं आपको बताती हूँ कि डाइट कितना इफेक्ट करता है हमारी ये बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस के ऊपर। जैसे बताया आपको कि डिप्रेशन और एंजाइटी एक बिहेवियरल चेंज है जो हम खुद भी अपने ऊपर ला सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कैसे? स्पेसिफिकली खाने पीने से। हमने ये काफी देखा है कि जो पेशेंट्स जिनका अपना डाइट इरेगुलर होता है, मतलब उनका खाने पीने का टाइमिंग जरा भी ठीक नहीं होता है, जंक फूड का इंटेक ज्यादा होता है, जो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, जिनके खाने पीने में जरा भी हरे पत्तियों की सब्जी, फ्रूट्स है, अगर वो जरा भी नहीं लेते हैं, तो इन लोगों को हमने देखा है कि डिप्रेशन और एंजाइटी यानी एक्साइटमेंट की ज्यादा तीव्रता देखी गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन सब चीजों को आप कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप अपना एक रूल बना दीजिए कि आपको अपने घर से ब्रेकफास्ट करके निकलना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ योर डे। आप ये पूछेंगे कैसे? जब आप रात को सोते हो 10 बजे या 11 बजे और आप सुबह 7 बजे उठते हो, तो ऑलमोस्ट
10 से 12 घंटे आपके पेट में कुछ भी नहीं होता है और आपका पेट फिर भी रात भर काम करता है। सुबह में जब वो थक जाता है तो उसे एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जब आप अपने काम पर बिना नाश्ता किए निकल जाते हैं तब ये दिखाई देता है कि उस पेट को आपने काफ़ी देर भूखा रखा है, क्योंकि खाना खाने से आपको शरीर में एनर्जी मिलती है और आपके ब्रेन पर मैसेज पहुंच जाता है कि नाउ योर बॉडी हैज़ टू रिलैक्स एंड गिव यू अ लॉट ऑफ एनर्जी। मतलब ब्रेकफास्ट में एटलीस्ट आप सवेरे 2 ब्रेड स्लाइसेस, मतलब ब्राउन ब्रेड स्लाइसेस, पोहा, उपमा, लापसी उपमा या 2 चपाती चाय में डुबोकर भी अगर आप खा के निकलते हैं तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मील ऑफ योर डे। तो सबसे पहले बात आपको ध्यान में रखना है कि ब्रेकफास्ट ज़रा भी स्किप नहीं करना है आपको। दूसरी चीज़ें जो आपके डिप्रेशन और एंग्जाइटी को थोड़ा सा कम कर सकती है वो है चाय, कॉफ़ी। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब इसका इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि चाय कॉफ़ी आपके मूड को एलिवेट तो करेगी, आपको ये ध्यान में रखना है अगर आप चाय और कॉफ़ी बार बार दिन में 2 कप से ज़्यादा लें या दिन में 5 से 6 बार लें तो ये आपको एसिडिटी की ओर लेकर जा सकती है। तो चाय या कॉफ़ी का सेवन अगर आप दिन में 2 बार करते हो तो भी बहुत इनफ है आपके लिए, आपका मूड एलिवेट करने के लिए। दूसरी चीज़ें जो सबकी फेवरेट है वो है चॉकलेट। चॉकलेट में भी कैफीन करके एक स्टिमुलेंट होता है जो आपका मूड एलिवेट करता है, लेकिन स्पेसिफिकली जो पेशेंट्स ओबीज होते हैं वो लोग शुगर फ्री चॉकलेट्स ले सकते हैं। और जो लड़कियां स्पेसिफिकली प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से जाती है, जिनमें भी डिप्रेशन और एंग्जाइटी आती है, उस वक्त वो देखते हैं कि उनको काफ़ी चॉकलेट खाने का मन करता है, तो उस वक्त भी अगर वो 1 आध 2 बार चॉकलेट की ले लेती है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, लेकिन ये सब चीज़ मॉडरेशन में ही लेना है आपको। दूसरी चीज़ें, स्पेसिफिक चीज़ें जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस कर सकती है वो है स्पेसिफिकली लाइम जूस, आंवला जूस, कोकम शरबत, कोकोनट वाटर जो नेचुरल फॉर्म में आपको सब जगह पर मिलती है, कैरेट बीटरूट जूस, अनार का जूस, मौसम्बी का जूस। इन सब चीज़ों में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है। आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है कि एटलीस्ट दिन में 1 से 2 बार फ्रूट ले ले, या आप 1 से 2 अपने दोपहर के या रात के खाने में एक ककड़ी ले ले या एक टमाटर ले ले, तो इससे भी एटलीस्ट आपका 0 तो नहीं लेकिन 20 to 30% ऑफ स्ट्रेस लेवल्स कम होने में आपको हेल्प मिलता है। आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि काफ़ी जंक फूड, सॉल्टी फूड्स, पंजेंट फूड्स, मतलब तीखा, नमकीन जब आप बहुत ज़्यादा खाते हो तो उससे भी कई बार शरीर में ऐसे तत्व निकलते हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी बार लो फील होता है। कई लोगों को ये दिखा दिया है कि उनको लो ब्लड प्रेशर होती है। ऐसे पेशेंट्स अपने साथ हमेशा अगर इलेक्ट्रॉल पाउडर है जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश करता है, वो अगर लेकर घूमे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि वो जस्ट 2 टीस्पून 1 गिलास पानी में डालकर पी जाए। दैट इज ऑल्सो विल हेल्प देम टू एलिवेट देयर मूड। See, depression is not only something which happens by that time. It happens because of many things. जब आप योगा नहीं कर पाते हो या आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, जब आप डाइट ठीक से नहीं लेते हो, तो अगर आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी से बाहर निकलना है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाना ही पड़ेगा, जिसमें डाइट एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा, जो हम आईपीसी में करते हैं। आईपीसी में हम ऐसे पेशेंट्स को डाइट, योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें करवाते हैं, जिसके वजह से वो पेशेंट इन सब चीज़ों से बाहर निकलता है। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है इसके बारे में। आप आईपीसी में आकर कभी भी ये चीज़ हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो गाइडलाइंस है ये एक जनरलाइज गाइडलाइंस होते हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर तृप्ति जोशी। कार्डियक रिहैब फिजिशियन के तौर पे मैं आईपीसी में काम करती हूँ। आज के इस एपिसोड में, जो कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी पे है, मैं आपका स्वागत करती हूँ। जब हम एंग्जाइटी या डिप्रेशन की बात करते हैं तो सच कहूँ मुझे तो याद आते मेरे एग्जाम्स के दिन। कोई भी बोर्ड एग्जाम्स थे, 10वीं 12वीं के एग्जाम्स, या कोई भी इम्पोर्टेंट चीज आपकी लाइफ में जब होती है तो या तो आप डिप्रेशन होते हैं आपको, या तो फिर एंग्जाइटी होती है उस चीज की। एग्जाम्स के टाइम आप देखो, आपकी खुद की बात करें या आपके बच्चों की बात करें, आपने देखा होगा कोई लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग होता है, और कोई लोग होते हैं जिनको भूख नहीं लगती है।
तो जो ओवर ईटिंग होता है उसके साथ में आप पूरा दिन पढ़ाई कर रहे हो तो एक जगह पे बैठे रहते हो, एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो जाता है। एक्टिविटी लेवल कम होने के साथ साथ जब आपका खाना बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली ये सब फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, आपका वजन बढ़ता है और इनवेरिएबली क्या होता है, बाद में ये एक हैबिट रह जाती है ओवर ईटिंग की। तो ये जो अभी एक्सेस फैट आपने एक्यूमुलेट किया है उसे निकालने के लिए आपको स्पेशल एफर्ट्स लेने की जरूरत पड़ती है। ये हुई एक चीज। दूसरी है एंजाइटी के साथ साथ जो रिलेटेड चीज होती है वो आपका हार्ट रेट हमेशा बढ़ता है। आप कभी भी देखो, आप बहुत से पेशेंट्स कहते हैं कि मुझे धक धक महसूस होती है, जिसे हम कहते हैं पैल्पिटेशंस। ये एक एंजाइटी का साइन है। जब हम कार्डियक पेशेंट्स के बारे में बात करते हैं तो ये डिसीज ही ऐसा है जो डरावना है, क्योंकि पेशेंट्स के लाइफ के साथ ये रिलेटेड है। तो बहुत बार एंजाइटी ये मेजर प्रॉब्लम रहता है। दूसरी एक चीज होती है कि अभी मेरा क्या होगा, मुझे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सोच के पेशेंट्स डिप्रेशन में भी जाते हैं। तो हम दोनों एक्सट्रीम्स के पेशेंट्स यहाँ देखते हैं कि किसी पेशेंट्स को एंजाइटी भी है और किन पेशेंट्स डिप्रेशन में जाते हैं। ये दोनों एबनॉर्मल बिहेवियर्स हैं। जो एक सटल बिहेवियर है वो दोनों के बीच में रहेगा, जो बैलेंस्ड रहे। ये बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम लाने के लिए यहाँ योगा आपको बहुत मदद करेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन, योगा, इसके साथ आपका एक बैलेंस्ड बिहेवियर हो जाता है। इसके साथ में ही हम आपको एक्सरसाइजेस भी देते हैं। एक्सरसाइज के साथ एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स रिलीज होते हैं अपने शरीर में। ये कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिसकी वजह से आप इलेटेड महसूस करते हो, फील गुड का एक एहसास होता है आपको। दूसरा एक होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका डाइवर्ट होता है अटेंशन, जो आपके प्रॉब्लम से आपका अटेंशन टोटली डाइवर्ट हो जाता है। तीसरी एक चीज है कि जो आपका अगर एसोसिएटेड इसमें मोटापा है, जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन में इनवेरिएबली आपके ईटिंग हैबिट्स बदल जाते हैं, तो ये मोटापा जो है वो भी कम होने में मदद होती है। आपका चेहरा आपको आईने में अच्छा महसूस होता है। इस सब से एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है और एक्सरसाइज के साथ में आपको एक जो अच्छा महसूस होता है उसकी वजह से आपको पूरे दिन एक एनर्जी मिलती है। तो डिप्रेशन में जाके कोई दूसरी लत लगाने से अच्छा है कि आप एक अच्छी लत लगाएं जो कि एक्सरसाइज की हो। पर एक बात मैं सतर्क करना चाहती हूं हमारे दर्शकों को कि यहाँ सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं है, हमें ये देखना है कि इसके साथ साथ में यहाँ एक हार्ट पेशेंट को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। तो ये जो हम एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन देंगे वो मेडिकली सुपरवाइज और सेफ होना भी उतना ही जरूरी है। मेरे इस बात से आप बहुत एक्साइटेड हो के बाहर जाके तुरंत एक्सरसाइज करना चालू नहीं कीजिए। अगर आपको कोई हार्ट की तकलीफ है तो यहाँ आईपीसी में आइए, हम आपकी पूरी स्क्रीनिंग करेंगे और जो आपके लिए योग्य है वही एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं सचिन लगाटे, आईपीसी में अल्फा थिंकिंग का ट्रेनर हूं। मॉडर्न मेडिकल साइंस के प्रणेता हिपोक्रेटिस ने कहा था, लेट फूड बी योर मेडिसिन। इसका मतलब यह हुआ खाना ही आपकी दवाई हो। मतलब तो बिल्कुल बहुत साफ है। उसका यह कहना था कि अगर आप परहेज करें, अच्छा खाना खाएं, मिताहारी रहें, शुद्ध आहार करें तो आपको शायद पूरी जिंदगी में किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात तो हुई, इस बात का अर्थ तो बिल्कुल ध्यान में आ जाता है, लेकिन इस बात के पीछे लेट फूड बी योर मेडिसिन, इसके पीछे एक और बहुत बड़ी बात वो कहना चाहते थे और वो ये था, और वो बात ये थी कि दुनिया में, हमारी जिंदगी में कई दूसरी भी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल सामान्य हैं, बिल्कुल सीधी सादी सरल है, जो आप करें, जो आप अगर लें तो भी आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ सकती। जैसे कि है शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, आपके ख्याल, आपके विचार, आपका रहन सहन, आप किस तरह उठते हैं, बैठते हैं, क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं, आपकी छोटी छोटी सिंपल सी हॉबीज क्या है, क्या आप संगीत सुनते हैं, दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, आपके रिश्तेदारों से प्यार करते हैं,
माँ बाप से प्यार करते हैं। ऐसी कई सारे छोटी छोटी बातें आपकी जिंदगी में हैं जिससे आपका जीवन खुशी से, सुख से भर जाता है। एंजाइटी और डिप्रेशन, आज के एपिसोड में अल्फा थिंकिंग से जुड़ी हुई ऐसी कुछ बातें हैं जो आपसे मैं कहना चाहता हूं। आईपीसी में अल्फा थिंकिंग का ट्रेनिंग जो दिया जाता है, उसके जरिए आपको फिर से एक बार इन्हीं छोटी छोटी चीजों के बारे में, उनमें जो आनंद छिपा हुआ है उसके बारे में आपको फिर से अवगत किया जाता है। उसके अंदर कई सारे ऐसे टेक्निक्स है, बहुत सारे सिंपल टेक्निक्स है, उसमें कोई एडवांस टेक्निक्स वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इन टेक्निक्स के जरिए आप फिर से एक बार धीरे धीरे आपके वही खुशहाल और खुशी से भरे हुए, सुख भरे दिन या मोमेंट्स या जो क्षण होते हैं, उनको धीरे धीरे अवगत आपको करने में सहायता मिलती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर रूपाली आईपीसी होलिस्टिक सेक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एंजाइटी डिप्रेशन के बारे में। अब तक तो आपने जाना होगा कि हृदय में मन का स्थान होता है और जब यही मन कांस्टेंट स्ट्रेस के अंडर होता है तो रोग मन से लेकर शरीर में उतर जाता है। इसीलिए इस मन और शरीर के स्वास्थ्य के लिए हम यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं। जैसे कि आपने पहले भी जाना होगा कि पहले तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी करते हैं, इंसान वात, पित्त, कफ कौन सी प्रकृति का है, उसका बॉडी क्लेंजिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसे ये ब्रेन टॉनिक्स दिए जाते हैं। अब इन ब्रेन टॉनिक्स में अश्वगंधा, ब्राह्मी, बचा, मुलेठी, इन सारे द्रव्यों का समावेश होता है और इनकी वजह से, जैसे हमने कहा कि ब्रेन की मसल्स स्ट्रेंथन अप हो जाती है, उसमें ट्रैंकुलाइजिंग सेडेटिव इफेक्ट होता है और इसकी वजह से जो मन और शरीर पे स्ट्रेस होता है वो भी कम हो जाता है। इसके साथ साथ हम जो पंचकर्म भी करते हैं उसमें शिरोधारा ये ट्रीटमेंट, जैसे कि पहले के एपिसोड्स में भी आपको बताया गया है कि पेशेंट्स के अनुसार औषधि तेल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और उसकी सतत धारा को हम माथे पर एक कंटिन्यूस ड्रिप की तरह देते हैं। इसकी वजह से जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, रिलैक्सिंग इफेक्ट आता है शरीर में और इसी प्रकार हम शरीर और मन को दोनों को ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों के साथ जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होता है, योगा, डाइट, एक्सरसाइज, इसको भी बहुत ही महत्व देते हैं। सो दोस्तों, जरूर देखते रहिए आईपीसी हेल्थ केयर शो। धन्यवाद।